हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस है कोड नंबर 89? अगर हाँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन भी देते हैं और साथ में अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हो तो 10 की 10 यूनिट की रिकॉर्डेड सेशन भी देते हैं। बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जो अपना इन्वायरमेंटल साइंस है पेपर टू। इसमें 2022 में जो पेपर हुआ था, जस्ट अभी जो इससे पहले पेपर हुआ था, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत शांति से सुनना है, उन कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है कि क्या कंसेप्ट्स आते हैं, किस तरह से आते हैं, क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको हमें याद रखना होता है। तो इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो बहुत शांति से इन क्वेश्चंस को करना है, समझना है अच्छे से, ठीक है, चित्त को रिलैक्स रखते हुए। इससे पहले कि फ्रेंड्स हम एमसीक्यूज के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। ठीक है, इसमें हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है कंपलसरी पेपर, वो पढ़ते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, और अभी 15 मार्च तक, यानी कि टिल 15 मार्च आपको SWMG पे सारे कोर्सेज पे 25% का ऑफ चल रहा है। जितना भी फीस रहता है उसका 25% ऑफ चल रहा है टिल 15 मार्च। और आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं 15 मार्च से। हमारे फ्रेश बैच जून के लिए जो टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है जून 2023 के लिए, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ्रेंड्स। और कैसे कराना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और खुद का पासवर्ड क्रिएट करोगे यहाँ पे। फिर रजिस्टर नाउ करोगे। फिर कोर्स में जाके आप कॉम्बो पैक ले सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इन्वायरमेंट साइंस, ओनली इन्वायरमेंट साइंस ही ले सकते हैं, ओनली पेपर 1, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, और इसमें लाइव सेशन भी रहते हैं। और दूसरा, आपको एक साथ 10 की 10 यूनिट्स अपडेटेड रिकॉर्डेड सेशन भी एक साथ ही मिल जाता है। जैसे ही आप मान लो आज ज्वाइन किया, तो आज ही आपको यूनिट एंड क्लासेज में जाके देखोगे तो टोटल 10 की 10 यूनिट्स है, पेपर 1 की और पेपर 2 की रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है। ठीक है, और लाइव सेशन भी रहते हैं और वो 15 मार्च से स्टार्ट होगा फ्रेश बैच। तो लाइव क्लासेज रहती है। रेज हैंड का ऑप्शन है, अगर आपको पढ़ते टाइम कोई डाउट आता है तो ऑन कॉल आके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन वाला सिस्टम फील रहता है। नोट्स आपको PDF नोट्स मिलते हैं और कोई लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to protect and improve the natural environment and to have compassion for living creature। आपको यहाँ पे ड्यूटी की बात की है कि हर एक जो नागरिक है उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है क्या, इन्वायरमेंट को और नेट जो प्रोटेक्ट करने का और इम्प्रूव करने का। और ड्यूटी की बात कौन से आर्टिकल में होती है आपको पता ही है, आर्टिकल 51A में होती है। ठीक है ना, याद है आपको? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 51A। कई बच्चे 48A कराए, बहुत बच्चों से मेरी बात हुई। बेसिकली 48 भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। 48A ये DPSP में है, डायरेक्ट पॉलिसी, जो स्टेट जो पॉलिसी है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वहां पे है, ये DPSP में है। तो वहां पे स्टेट्स को बोला गया है कि आप करिए। यहाँ पे ड्यूटी की बात नहीं की गई थी 48A में, तो बात की गई है 51A में ड्यूटी की बात। और आपको पता है इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट आपका फंडामेंटल राइट भी है कि आपको सही क्वालिटी का इन्वायरमेंट मिले, वो आर्टिकल 21 के तहत है। तो ये कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन EIA से रिलेटेड है। ये कह रहा है EIA इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेल। EIA क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये कह रहा है EIA इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हेन। कब रिक्वायर्ड होता है EIA? बेसिकली आपको पता है, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोजेक्ट की तो A टाइप होता है। A टाइप जितने भी प्रोजेक्ट्स है जो लिस्ट है उसके अंदर हर एक प्रोजेक्ट के लिए EIA की रिक्वायरमेंट है। और फिर इसको हमने डिवाइड क्लासिफाई कर दिया बी में एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस चलेगा कि किसको EIA की जरूरत है, किसको नहीं। इसको हमने डिवाइड कर दिया B1 और B2।
अब जो B2 में आएगा उसको EIA की जरूरत नहीं है, ये हम डिटेल में बात करते हैं जब EIA की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको वैसे ही क्वेश्चन को पता लग जाएगा क्वेश्चन से कि EIA इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हेन पहला लिमिटेड इंपैक्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन द इन्वायरमेंट। आप ये मान रहे हो कि इससे लिमिटेड इंपैक्ट्स आएंगे, खुद ही कह रहे हैं लिमिटेड इंपैक्ट्स आएंगे, तो EIA यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, काट दीजिए। देयर आर पोटेंशियल फॉर ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट्स, बिल्कुल ये तो कह रहा है पोटेंशियल है ना, और ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, तो बिल्कुल EIA करने की जरूरत रहेगी, बी तो होगा ही होगा। सी कह रहे हैं मैनी पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा लोग हैं वो इफेक्ट होंगे, तो भी करना पड़ेगा, बिल्कुल ये भी करना पड़ेगा। नो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आर एक्सपेक्टेड, कोई क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर तो EIA की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए नहीं, काटो। देर आर प्रोटेक्टेड एरिया इन द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वहां पे कोई प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे भी आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जरूरत होगी, तो B, C और E इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे यूजुअली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, EIA, तो B, C और E इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग मिनरल विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर वेदरिंग, यानी कि इसमें स्लो वेदरिंग किसकी होएगी, यानी कि कौन ज्यादा स्टेबल होएगा, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा और कौन सबसे कम, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा की तरफ चलना है। तो अगर इसमें सबसे कम देखें तो आपने को ये सीक्वेंस याद भी करना है, हर बार पूछ लेते हैं, मैं आपको एक अभी टेबल भी दिखाऊंगा। बेसिकली सबसे कम इसमें कैल्साइट का हो गया, ठीक है, यानी कि C सबसे लास्ट में है, और इलेक्ट का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि C सबसे कम और A सबसे ज्यादा, तो दो ऑप्शंस में है, थर्ड और फोर्थ, और बात करते हैं और कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद B भी सेम है, देखो B भी सेम है, यहाँ पे भी B को भी मत देखो चाहे। अब बच गया D और E में देखना है आपको, D है कैल्शियम रिच फेल्ड्स्पार और सोडियम रिच फेल्ड्स्पार, इसमें किसकी ज्यादा होती है, तो आपको इसमें पता है सोडियम रिच जो फेल्ड्स्पार होता है उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये स्टेबिलिटी का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर वेदरिंग, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इसमें आप ये भी याद कर लेना फ्रेंड्स, देखो ये जहां पे यहाँ पे ये स्लोवेस्ट वेदरिंग है, यहाँ पे स्लोवेस्ट वेदरिंग, नीचे से चलोगे ये क्वार्ट्ज वगैरह ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा वहां स्लोवेस्ट ही वेदरिंग होगी, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे यहाँ पे फास्टेस्ट वेदरिंग होती जाएगी, यानी कि लीस्ट स्टेबल होते जाएंगे ये, ठीक है ना, इस बात को देखना, ऊपर फास्टेस्ट वेदरिंग है, ये वाला फास्टेस्ट वेदरिंग में है, और नीचे वाले ये स्लोवेस्ट वेदरिंग है, ठीक है ना, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे ये, और ऊपर वाले लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ये याद करना काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक से रिलेटेड है, और ये एक आधा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि ये लेक कहाँ पे है, तो बेसिकली आप इसको ध्यान रखें कि कौन सी लेक कहाँ पे है, ठीक है। जैसे ये है पोंग डैम लेक कहाँ पे है, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, पोंग डैम लेक है वो हिमाचल में है। चलो A का 3 कर दिया। अब बेसिकली आपको जो पता होता है ना वो इसमें दो ऑप्शन में आ गया, अब दो ऑप्शन तो हम काट देते हैं, दिक्कत दो ऑप्शन में रहती है, अब दो ऑप्शन फिर आ गए, फिर चलते हैं। आप जो हरिके लेक है वो आपको कहाँ है पता है, पंजाब में है, बिल्कुल पता है, B का 4, फिर तो आ गया भाई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, और पॉइंट जो कैमरे है वो तमिलनाडु के अंदर है, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, कुछ फेमस जो लेक हैं जिनका नाम सुनते रहते हो, न्यूज़ में रहता है मैक्सिमम, है ना, तो आप लिस्ट बना लीजिए, आप जम्मू एंड कश्मीर से लग जाइए धीरे 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 धीरे, इधर इस स्टेट में कौन सी है, इस स्टेट में कौन सी है, ऐसे करके आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो लेक जहाँ है वहाँ है, और उसको याद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता तो होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन वेस्ट पॉल्यूशन प्रिवेंशन हायरार्की अरेंज फॉलोइंग फ्रॉम लीस्ट प्रेफर्ड टू मोस्ट प्रेफर्ड। आपके पास वेस्ट पॉल्यूशन है ना, उसको पॉल्यूशन एक तरह से आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हो कि ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, तो आप कौन सी चीज है जो सबसे कम प्रेफर करोगे और कौन सा है वो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड होगा। तो इसमें सबसे लीस्ट प्रेफर्ड क्या होगा, लैंडफिल सबसे लीस्ट होगा भाई, क्योंकि आपको पता है लीचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और वैसे भी आप देखो सब में ई दिया हुआ है लिस्ट में, तो इसको तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। उसके बाद और सबसे बढ़िया क्या होगा, मोस्ट प्रेफर्ड क्या करोगे
आप करोगे रिसाइकलिंग और रीयूज, सबसे मोस्ट में ये हो गया। तो ई सबसे लास्ट में और डी सबसे मोस्ट प्रेफर्ड में। ऐसे ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऐसे ऑप्शन सर 3 आ गए, ये भी 3 आ गए भी। बताओ अब आगे फिर बात करनी पड़ेगी। आगे अगर बात करें वेस्ट सेपरेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट इसमें, और वेस्ट कंसंट्रेशन इसमें कौन सा होगा भाई? अगर बात करें इनमें, इसमें लीस्ट प्रेफर होगा इनमें। अगर देखें तो वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट यानी कि ये देखो सी, फिर सी 3 में आ गया जी, फिर सी 3 में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं ए और बी में। वेस्ट कंसंट्रेशन और वेस्ट सेपरेशन में मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा होगा? वेस्ट सेपरेशन ज्यादा होगा, तो वेस्ट सेपरेशन सबसे ज्यादा यहां आ गया, और वेस्ट कंसंट्रेशन इससे पहले होगा। हाँ भाई, अब बना ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। बेसिकली आप समझे वेस्ट कंसंट्रेशन कितना डाइल्यूट वगैरह है, कम वो वाली बात। कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूशन करें उसका, वेस्ट को सेपरेट करें। सेपरेट करना तो वेस्ट कंसंट्रेशन से तो मोस्ट प्रेफरेबल होगा भाई सेपरेट करना, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, क्योंकि एक थोड़ा सा, अरे क्योंकि ऑप्शंस में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, ऑप्शन में दिक्कत बना सकता था ये। तो अब थोड़ा सा संभल के करना होता है इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जो हमें मोटी मोटी बातें पता थी वो तो ऑप्शन में सारों में दे दी, फिर थोड़ा सा हमें चीजों को पकड़ना पड़ा, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। विच प्लांट और ट्री हैज बीन रिकमेंडेड इन इंडिया फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोडीजल? कौन सा किया गया है? एक तो आपको पता है करंजा को किया गया है, इसमें तो आपको याद ही रखना है प्लीज, इसको किया गया है। ये कुछ टाइम न्यूज में भी था, है ना बेसिकली, और आपको पता है आजकल बहुत न्यूज में है, ये फ्यूल बहुत न्यूज में है कि इसके साथ ये ब्लेंड कर दो, ये कर दो। तो इस तरह की बातें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इसके लिए कभी कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, कभी नहीं डेली पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी रहता है ना, क्योंकि करंट से जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखो क्या कह रहा है। द स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली मूविंग circumpolar upper air westerly circulation in a narrow belt of a few hundred kilometer width in the upper limit of the troposphere is called? क्या बोलते हैं अभी इसको? ये तो आपने पढ़े होंगे। जो स्ट्रॉन्ग और रैपिड मूविंग जो सर्कमपोलर अपर एयर आती है, जो वेस्टली सर्कुलेशन होता है, वो क्या होती है बेसिकली? जेट स्ट्रीम। क्या होती है वो? जेट स्ट्रीम होती है। याद आया कुछ जेट स्ट्रीम के बारे में? ये एयर सर्कुलेशन जब पढ़ते हैं ना, तब ये बात करते हैं इसका, जब बिल्कुल बेल्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, जेट स्ट्रीम्स होती हैं। उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है कि LEED का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये तो अगर किसी को पता है तो ठीक है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन, इसका थर्ड ऑप्शन होगा भी, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन। ये याद रखना, हो सकता है वापिस आ जाए, तो इसको ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। ये क्या कह रहा है? असर्शन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग ए रेडियो एक्टिव डीके, यहां तक ठीक बात कर रहा है, ऑफ ए न्यूक्लियस आर सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एंड आयोनाइज्ड रेडिएशंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन क्या कह रहा है? क्योंकि कारण कह रहा है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन द रेडियो एक्टिव डीके आर इजेक्टेड विद एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात है। When this energy is absorbed by matter encountered by the particle, it often ionizes atom and molecules. सही बात है एकदम, क्योंकि अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, सीधी सी बात है, तो बहुत अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। और बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, ऊपर वाले को बिल्कुल, और आयनाइज हो जाएगा वो, तो ऊपर वाले को सही एक्सप्लेन कर रहा है। ए भी ठीक है और आर भी बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो क्या हो गया? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज फॉर सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम प्रेशर, यानी कि जो 1 माइक्रोमीटर है, टू फाइनर ग्रेन साइज। तो इसमें साइज का पता होना चाहिए, कौन सा चलता जाएगा। तो ये साइज लिखा ही हुआ है, माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो, रिवर्स ऑस्मोसिस, यही साइज है भाई, बिल्कुल। माइक्रो, फिर अल्ट्रा, फिर नैनो, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो सेल मेम्ब्रेन वाली बात है, याद आया कुछ? सेल मेम्ब्रेन, तो ये एकदम सही सीक्वेंस दिया हुआ है, ABCD, बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रो फिल्ट्रेशन, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर नैनो फिल्ट्रेशन, और फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स।
ये तो छोटी क्लासों में भी पढ़ा था आपने पढ़ा होगा, हमने तो नहीं पढ़ा। कहाँ पढ़ लिया आपने? अरे पढ़ा होगा आपने, भूल गए आप। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? इट हैज लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये बात तो सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोई लो इम्पैक्ट तो है लेकिन लो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, ठीक है। दूसरा, इट इज इंटरमीडिएट इन इट्स अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायर एफिशिएंट स्टोरेज फॉर कंटिन्यूस पावर सप्लाई। बिल्कुल एफिशिएंट स्टोरेज कंटिन्यूस सप्लाई के लिए तो चाहिए, है ना, बना लोगे फिर आपको एफिशिएंट स्टोरेज भी चाहिए कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए, ये बात तो ठीक लग रही है। तीसरा, रिसीव हायर रेगुलेटरी क्रेडिट फ्रॉम गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ लो अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये बात नहीं जच रही। रिसीव हाई रेगुलेटरी क्रेडिट फ्रॉम गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ लो अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस एमिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है, ये जचने वाली बात ही नहीं है, तो सी ओनली ही आ जाएगा, सी ही सिलेक्ट, क्योंकि सी तो है ही नहीं, किसी और ऑप्शन में देखो कहीं भी नहीं है, और सी आपको लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, ये ट्रू है ही नहीं, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस साइड मुड़ता है और साउथ हेमिस्फीयर में किस साइड मुड़ता है, पता है ना, जब विंड डायरेक्शन की बात करते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स कैसे इफेक्ट करता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ रोटेशन विच टेंड टू टर्न एयर टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ हो जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई, यही ऑप्शन मिल गया पहला का पहला। कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पता है ना? अरे पता होगा, ऐसे पढ़ते हैं, कुछ याद आया क्या तुम्हें? याद है इक्वेटर के बाद पोलर तक कुछ कुछ पढ़ते हैं, हेडले सेल वेल पढ़ते रहते हैं, है ना, वहीं पे। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन हैजार्डियस वेस्ट इनटू रिलेटिवली हार्मलेस कंपोनेंट्स इज टर्म्ड एज। आप बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं और जो आप हजार्डियस वेस्ट है, खतरनाक वेस्ट है, उसको आप सिंपल या हार्मलेस कंपोनेंट में तोड़ रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो, तो सिंपल सी डेफिनेशन है बायो रेमिडिएशन की। क्या है? बायो रेमिडिएशन की। फाइटो में बेसिकली प्लांट्स यूज हो जाते हैं, फाइटो रेमिडिएशन, है ना, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका इंटीग्रेटेड, ये भी एक बार पूछा था वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट, तो वो आता है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन आ गया बायो रेमिडिएशन। सोर्स रिडक्शन में वो R की बात करते हैं, वहां पे आ गया रिडक्शन, पहले कर दो, है ना, सोर्स पे ही। चलो बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कि जो हैवी मेटल्स है ना, हैवी मेटल्स आर रिटेन इन सॉइल और स्लज बाय। कैसे रिटेन हो जाते हैं? ये तो बिल्कुल आपको पता है, जो एसिडिक कंडीशन होती है उसमें रिएक्ट करता है, तो सोल्यूबलाइजेशन इन एसिडिक कंडीशन, बिल्कुल एसिडिक कंडीशन होता है ना, उसमें सोल्यूबलाइजेशन हो जाता है एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करके। हैवी मेटल है वो रिटेन रह जाता है सॉइल और स्लज में, किसके द्वारा? सोल्यूबलाइजेशन इन एसिडिक कंडीशन। जो अम्लीय कंडीशन होती है, एसिडिक कंडीशन होती है, उसमें सोल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है। ये तो बेसिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तब ये प्रॉपरली बात होती है कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, है ना। चलो ये डबल AS के बारे में है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डबल AS? जो एटॉमिक एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में कौन सा सही है? इट कैन ओनली एनालाइज सिंगल एलिमेंट एट ए टाइम, ठीक है, एक टाइम में सिंगल ही एलिमेंट करता है, बहुत बढ़िया, सही बात है। इट हैज लो लीनियर डायनेमिक रेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन एनालाइज Hg इन वेपर फेज, बिल्कुल ठीक है, कर सकता है भाई, हैवी मेटल्स को करता है, ये कर सकता है। इट कैन एनालाइज आर्सेनिक इन हाइड्राइड फॉर्म, बिल्कुल। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ, हाँ बिल्कुल, ये तो सारी बात ठीक कर रहा है, कोई गलत कर रहा ही नहीं। ABCDE सारी बात ठीक है भाई, इसकी कोई गलत बात नहीं है। डबल AS के बारे में A भी ठीक है, B भी ठीक है, C भी ठीक है, D भी ठीक है और E भी ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड आ गया, ABCD E। ऐसे देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे वो भी पूछ लेते हैं कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे, पाथ पे कैसे डिपेंड करेगी, यानी कि जो बियर लैम्बर्ट लॉ है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके पूछ सकते हैं, है ना। मैथमेटिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म भी आ जाती है यहाँ से, है ना, याद है आपको कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म आती है। और यहाँ पे कई बार स्लोप से भी बना के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक बार पूछा गया था स्लोप से,
जैसे बेसिकली हम कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल करते हैं, फिर एक स्लोप बनाते हैं, तो स्लोप की वैल्यू भी पूछ लेते हैं कई बार, जो कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, तो वहां पे भी आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद है विच प्रोसेस फैसिलिटेट्स कन्वर्जन ऑफ रो फैट इनटू बायोडीजल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, यानी कि कौन सा जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट करता है जो रो फैट होती है इसको बायोडीजल में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। वो तो होती है ये तो टोरेफेक्शन होती है फ्रेंड्स, और इसको आपको क्या करना है, अब इसका आंसर तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को आराम से नोटबुक लेनी है, आप इन चारों का मतलब लिखोगे, इट्स योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, चारों का मतलब लिख लो। अब आप मेरी मुंह की तरफ मत देखो, सर आप ही लिख दो ना, थोड़ा आप ही प्लीज कर लो कि ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, एक एक लाइन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आप लिख के ले आते ना, एक एक में मिल जाता तो प्लीज थोड़ा हम करेंगे तो एक दो बात और जानेंगे ना, समझा करो, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग फोटोवोल्टिक सोलर सेल। देखो कितना सिंपल है, जो फोटोवोल्टिक सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, सिलिकॉन। याद है हम, क्या तुम्हें याद है, हाँ बिल्कुल याद है, बहुत याद है, सिलिकॉन। उसके बाद कह रहा है विच सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डील विद ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कौन सा करता है, आर्टिकल 16, जो इसमें सेक्शन 16 है ना वो करता है भाई, बिल्कुल 86 में, ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन वापस रिपीट भी हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यू मस्ट रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर डार्क इन कलर, ये तो सही है भाई। एसिड सोइल आर डिवाइड टू बेसिक कैटाइंस, बिल्कुल ठीक है ये तो। यू मस्ट कंटेन सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, ये भी बिल्कुल सही है। फिर गलत बच गया कौन, यही बच गया, क्या कह रहा है ये, ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड इन ह्यूमस फॉर्म हाइड्रोफोबिक कोलाइड, नहीं हाइड्रोफोबिक नहीं होता भाई, हाइड्रोफिलिक होता है। जो ह्यूमिक एंड जो एसिड बनता है हाइड्रोफोबिक नहीं होता, हाइड्रोफिलिक होता है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, इनकरेक्ट हो गया, बस ये बात ध्यान रखनी, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की यहां गलती करवा दी आपसे। आगे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फोर मेजर वेस्ट टाइप आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चार मेजर टाइप के वेस्ट कौन से हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे है। सॉलिड वेस्ट है, बिल्कुल है भाई, सॉलिड वेस्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे है ना। स्लज एंड स्लरी वेस्ट भी है ना। कंबस्टिबल जो वेस्ट है वो भी आएगा इसी पे। रिएक्टिव वेस्ट नहीं, रिएक्टिव तो क्या है, केमिकल के आ गया भाई, फिजिकल पे नहीं आएगा, क्योंकि कौन कितना रिएक्ट करता है, दिस इज द केमिकल नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काट दो बस, डी काटो, डी इसमें से काट दिया, डी इसमें से काट दिया, डी इसमें से काट दिया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सारा इसमें आ गया, ठीक है ना। बस इतना थोड़ा आराम से करते थे तो सिंपल था, क्योंकि रिएक्टिव वेस्ट कह रहे हैं, रिएक्शन तो हम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया, फिजिकल में नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स डिफर फ्रॉम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स एज दे, आपको पता है क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी तो बेसिकली डायरेक्टली इमिट होते हैं किसी भी सोर्स से, और सेकेंडरी है वो डायरेक्टली इमिट ना होके इन्वायरमेंट में कुछ और पॉल्यूटेंट निकलते हैं, वो रिएक्ट करके एक नया पॉल्यूटेंट बनाते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, क्षोभ मंडलीय ओजोन है, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। एसिड रेन है, फोटोकेमिकल स्मोक है ना, ये सब क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, बेसिकली डायरेक्टली इमिट नहीं होते। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या कैसे करोगे, प्राइमरी है वो डायरेक्टली इमिट होते हैं, तो ये देख लो आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द आइडेंटिफाइड सोर्स। प्राइमरी डायरेक्टली इमिट होते हैं जबकि वो नहीं होते। इससे हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को। बेसिकली परिभाषा जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यही बोलते हैं कि प्राइमरी डायरेक्टली इमिट होते हैं जबकि सेकेंडरी डायरेक्टली नहीं होते, है ना। चलो इसका तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पेपर में भी आ जाता है फ्रेंड्स। आगे स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है एन इंसिनरेशन प्रोसेस। इंसिनरेशन क्या होता है आपको पता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह होता है उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करना ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे। और ये इतना बिल्कुल सेफ नहीं, यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स भी निकलते हैं, है ना, डाइऑक्सिन वगैरह। कह रहा है एन इंसिनरेशन प्रोसेस यूज टू डिस्ट्रॉय हाईली टॉक्सिक एंड हैजार्डियस वेस्ट डिफर फ्रॉम द म्युनिसिपल वेस्ट इंसिनरेशन प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। इंसिनरेशन किस लिए यूज किया जाता है, जो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह होता है सॉरी, उसको क्या करने के लिए, उसको एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। आगे कह रहा है इंसिनरेशन इमिट सेल स्मॉल बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूमरस टॉक्सिक केमिकल, बिल्कुल ऑक्सीजन और ये करते हैं, फ्यूरान्स वगैरह ये करता है, बिल्कुल करता है। एंड प्रोड्यूस एस रेजिड्यू, बिल्कुल बॉटम और फ्लाई एस का रेजिड्यू भी बचता है। ये भी स्टेटमेंट भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना।
और अप्रूव्ड लैंडफिल में ही आपको करनी चाहिए, बरी करनी चाहिए वो, क्योंकि नहीं तो वो नीचे जाएगी तो कोई दिक्कत, लीचिंग वगैरह होगी। जो अप्रूव्ड साइट है वहीं पे आपको वो जो एस वगैरह वो लैंडफिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि बायोमेडिकल वगैरह का होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में डिफरेंस भी पूछ लिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करें प्लीज। व्हाट इज द, आप तो बता ही दोगे डिफरेंस क्या है। इंसिनरेशन, पायरोलिसिस पढ़ते हैं ना आप जब वेस्ट मैनेजमेंट में, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, ऑटोक्लेविंग की भी बात करते हैं, ड्राई हीट की भी बात करते हैं, है ना। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और ये कह रहा है एज पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोल इन द असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, कि जो भी कन्वेंशन वगैरह होती है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं, इसके लिए कौन है? इसके लिए तो एसबीआई है, सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसके नाम पे ही दिख रहा है ना, इम्प्लीमेंटेशन दिख ही रहा है। तो इसको तो देखो याद करने वाली चीज थी इसमें। सर कुछ तो इसमें समझाओ, क्या समझाओ? ये बॉडी है भाई, सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये चेक करता है इम्प्लीमेंटेशन वगैरह के लिए। तो बिल्कुल सिंपल बात है ये। और ये भी यूजीसी को बहुत पसंद क्वेश्चन है। ग्रेन साइज, है ना, यूएसडीए के द्वारा, ऑफ सिल्ट इन सॉइल रेंजेस बिटवीन, किस रेंज में होता है? तो हमें पता है सिल्ट का पूछा है, तो ये पूरे के पूरे याद करना है। सैंड का भी याद करना है, क्ले का भी याद करना है। सिल्ट का कितना है? 0.05 mm टू 0.002 mm। ये सीधा आ जाता है क्वेश्चन। इसकी टेबल अच्छे से देख के जाना कि क्या क्या साइजेस है, ठीक है ना। यहाँ से ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं। इसको गलत करते हो ना, जब आपको लगता है एक क्वेश्चन से जीआरएफ रुक गया, तब यही क्वेश्चन याद आते हैं कि वो गड़बड़ कर गया। तो ऐसे मत करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको फिर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। क्या नाम है जी? SWMG। मैं आपको शो करवा देता हूं। और इस पे हम पेपर 1 पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। आप पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। 15 मार्च तक इसमें 25% ऑफ चल रहा है और अभी आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। जैसे ही आप सीट बुक करवाते हैं आपको 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन तो हाथों हाथ ही मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। और अपना फर्स्ट जो लाइव सेशन स्टार्ट होगा वो 15 मार्च को स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्रेश बैच, टारगेट जून 2023। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। अगर कोई दिक्कत आए तो नीचे जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहें और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, हमेशा खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना आए। अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली काम करोगे तो सब बहुत बेहतर होगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। और अपने आप से इतना ही एक्सपेक्टेशन हमें करना चाहिए, जितना हम वर्क कर रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं। तैयारी करते नहीं है जीआरएफ की हम सोचेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। तैयारी भी ईमानदारी से करें तो रिजल्ट्स आ ही जाते हैं, लेट सवेर आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉलेज होना, चीज़ों को समझना, कंसेप्ट को समझने पे ध्यान दो, किसी चीज़ को रटने पे ध्यान मत दो। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को, कंसेप्ट को समझो, फिर कैसा इक्वेशन आएगा तो हम कर देंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है, कोड नंबर 89? अगर हाँ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन भी देते हैं और साथ में अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हो तो 10 की 10 यूनिट की रिकॉर्डेड सेशन भी देते हैं। बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।